नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। महत्व का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देशी रियासतों का एकीकरण, एक में मिलाए जाने के कारण उन्हें उपाधि दिया गया है बिस्मार्क का, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? 560 देशी रियासत का एकीकरण में किसने भाग लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई नहीं, ठीक है। तो देशी रियासतों का एकीकरण, एकीकरण मतलब मिलाया जाना, ठीक है। ये कौन सा काम करता है? तो सरदार काम करेंगे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम यहाँ पर आएगा। देशी रियासतों का एकीकरण में प्रश्न ये झारखंड टेट में भी पूछा गया है, ठीक है। देशी रियासतों का एकीकरण से प्रश्न पूछा गया है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का। देखिए आपको बता दें, आप अगर 2016 की बात कर रहे हैं या 2012 की, तो आप अगर सीधे किताब की ओर आप रुख कीजिएगा जब JCERT का, तो आप देखिएगा यहाँ पर 70% तो एकदम बीच बीच से किताब का पूरा निचोड़ ही दे दिया गया है, लेकिन 30% प्रश्न में थोड़ा सा ज़्यादा JCERT को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ से पासिंग मार्क्स सबका कंठस्थ हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। इसलिए JCERT से जितना भी नोट्स हम आपको दे रहे हैं, देखिए नोट्स ले करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे जितना PDF सबका हम बना दिए हैं, आप यहाँ से ले करके आराम से पढ़ लीजिए। उसके साथ में उसका वीडियो भी और क्लासेस सब कुछ दे रहे हैं आपको। वहाँ के बाद आपको बिना घर बैठे ही आप यहाँ से पास करके आइएगा। हाँ, लेकिन जितना चीज़ देंगे आपको उतना को कंसेप्ट क्लियर रख के जाइएगा, और हम यहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाते चल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31 राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और उन्होंने 560 देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम है और 31 अक्टूबर है, ठीक है। याद रखिएगा 31 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण तिथि है आपका जेटेट पास करने के लिए, ठीक है। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 5, 6, 7 या 8? देखिए ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अगले बार भी 2016 में भी प्रश्न यहाँ से आए हैं, और यह भी 2000 जो आपका 26 में होने जा रहे हैं, यहाँ भी प्रश्न छपने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका जो जेटेट का न्यू सिलेबस बनाया गया है, तो उसमें आप देखिएगा एक टॉपिक ही दिया गया है आपको, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तो उसको देख लेना है। किताब में भी दिया हुआ है, वो बता देंगे किस किताब में है, कौन चैप्टर में है, सब कुछ हम बता देंगे। जो हमारा PDF बन रहा है उसमें आपको किताब का चैप्टर भी हम बता देते हैं, कि आप वहाँ जा करके ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ लीजिए, बाकी तो हम आपको बना के दे ही रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है जो आपको बहुत जल्द यहाँ पे निकल के आएगा। तो प्रारंभ में देखिए 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 7वां में एक था, देखिए संपत्ति का अधिकार, इसको जो है हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। तो अब कितने बच गए? 6 बच गए, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो यहाँ पर राइट आंसर C हो जाएगा, 7, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 या 8? ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं आपका? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्लियर?
किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है। नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होती है जहाँ की आबादी होती है। नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होती है जहाँ की आबादी होती है। 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 है, कोई नहीं। ठीक है। तो नगर निगम का गठन वैसे जहाँ की आबादी 1,50,000 होती है वैसे क्षेत्रों में की जाती है। नगर निगम के प्रमुख होते हैं पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? नगर निगम में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? मेयर होते हैं, महापौर, उप मेयर, उप महापौर, प्रशासकीय पदाधिकारी या सभी। ठीक है। तो नगर निगम के जो पदाधिकारी होते हैं उसमें मेयर का भी नाम है, उप मेयर का भी नाम है, प्रशासकीय अधिकारी का भी, यानी डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है। मेयर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, शासकीय विधि या कोई नहीं। ठीक है। देखिए भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन यहाँ पे देखिए बात कर रहा है ओनली फॉर मेयर। ठीक है। तो आपको बता देते हैं बहुत से राज्य में मेयर का चुनाव जो है प्रत्यक्ष विधि से होता है और बहुत से राज्य में अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है। तो देखिए अप्रत्यक्ष विधि से मेयर का चुनाव कहाँ कहाँ होता है उसको आपको लिस्टेड कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। तो अप्रत्यक्ष विधि से जो है मेयर का चुनाव जो है आपको भारत के राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में होता है। यहाँ पर चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मेयर का चुनाव जो है प्रत्यक्ष विधि से होता है। तो ठीक है। तो मेयर का चुनाव अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये झारखंड राज्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड, ये सभी जगहों पर मेयर का चुनाव जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष मतदान विधि से होता है। ठीक है। प्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा मेयर का चुनाव होता है। क्लियर। तो ये जगहों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों होता है, लेकिन आप यहाँ पर प्रत्यक्ष मतदान विधि को करेंगे। भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और कोई नहीं। ठीक है। तो 26 नवंबर यहाँ पर देखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया था? एकीकृत द्वारा अंगीकृत, स्वीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर लागू किया गया पूछ रहा है तो 26 जनवरी 1950 आपको मारना है। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, हो सके आपका भी एग्जाम में आ जाए। ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं। अगर जिनको केवल प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 100 रुपया में यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें केवल समाहित किया गया है। ठीक है। देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान जो है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पंजाब का प्रमुख पर्व है, बताना है आपको पंजाब का प्रमुख पर्व है। ठीक है। देखिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, विविधता। ठीक है। विविधता की समझ। ठीक है। आपको टॉपिक पढ़ना है विविधता, उसी टॉपिक से ये प्रश्न आपका बना हुआ है। पंजाब का प्रमुख पर्व है, यानी पर्व के आधार पर भी भारत में विविधता पाई जाती है। ठीक है। सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी। तो पंजाब के लिए बैसाखी हो गया, गुजरात के लिए डांडी हो गया। ठीक है। और सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। और आपका ओणम पोंगल का। ठीक है। चलिए यहाँ पे बिहार का मुख्य पर्व है, बिहार का मुख्य पर्व है सरहुल, ओणम, डांडी या छठ। ठीक है। तो बिहार का मुख्य पर्व क्या है? छठ आपको बिहार का मुख्य पर्व माना जाता है। असम का प्रमुख पर्व है, असम का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सरहुल, डांडी, बिहू या कथकली। तो असम में कौन सा त्यौहार होता है? तो असम का बिहू है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया है, 1-2 बार की बात नहीं कीजिएगा, बहुत बार आया है। ठीक है। सीसीई का पूर्ण रूप है, सीसीई का पूर्ण रूप है, बहुत बार पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। ये पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। तो सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कंटिन्यूअस, सतत, और एक सी का मतलब था कॉम्प्रहेंसिव और ई का मतलब था इवैल्यूएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस में है? सी में है। अंग्रेजी वर्ड भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी अंग्रेजी देता है। सी से है आपका कंटिन्यूअस, सी से आपका है कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस एंड, और एक सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, और ए का मतलब है एवेल्युएशन। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है। ठीक है, फर्स्ट सी का मतलब क्या है बताइएगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जिसका मतलब होता है सतत, लगातार। ठीक है, और दूसरा सी का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव जिसका मतलब होता है व्यापक, उसका मतलब होता है समग्र। ठीक है, अब देखिए तो दूसरा सी में क्या होता है, तो उसमें शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र, या शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। ठीक है, व्यापक में शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है और शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है। ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है, देखिए थ्योरी क्लासेज को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जो नहीं देखें थ्योरी क्लासेज, इसका पार्ट 1 है, आप सभी कोई देख लीजिएगा। ठीक है, तो शैक्षणिक क्षेत्र का और शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हो गया, तो उस शैक्षणिक क्षेत्र में उसके शिक्षक जो पढ़ाने वाले विषय हैं, गणित, ठीक है, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इसका जांच, और शैक्षणिक में शिक्षक के प्रति व्यवहार, ठीक है, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूल में ड्रेस किस प्रकार का है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, खेल कूद में रुचि कैसे, ये उसके शैक्षिक पक्ष है। ठीक है, शैक्षिक है, ये शैक्षिक, दोनों पक्ष का जो होता है वो दूसरा सी में आता है, व्यापक मूल्यांकन में आता है। ठीक है, चलिए सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, यूपी टेट 2017। ठीक है, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को रैंक देना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, केवल परीक्षा का डर पैदा करना। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो छात्रों को रैंक देना ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना ये सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार उसकी प्रगति का हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सीसीई का एक उपकरण नहीं है, इसमें कौन सा ऐसा है उपकरण जो सीसीई का उपकरण नहीं है। ठीक है, पंजाब टेट 2019 में पूछ दिया। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, उपाख्यानात्मक त्रिकोण। ठीक है, देखिए आपको जो यहाँ पे हमने सी कंटिन्यूअस वाला में बताया था, तो कंटिन्यूअस वाला में आपका एफ है और एस है। तो एफ ए का जांच किससे होता है, तो उसके पोर्टफोलियो से, उसके चेक लिस्ट से, उसके उपाध्यायों रिकॉर्ड से, बोर्ड परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है सीसीई का। ठीक है, बोर्ड परीक्षा इसके आंकन का उपकरण नहीं है। क्लियर, तो आपको थ्योरी क्लासेस में ये पूरा क्लियर कर दिया गया था, आप देख लिए होंगे और अभी भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जो है उपकरण है सीसीई का, चेकलिस्ट सीसीई का उपकरण है, और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जो है वो भी सीसीई का उपकरण है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा इसका उपकरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, वाह्य मूल्यांकन, या आपका है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है। ठीक है, जैसे आज हमने इस चैप्टर को पढ़ाया और उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, तो एक क्या कहलाएगा, ये एफ ए कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा, जो हम उस चैप्टर का हर महीना पर 2 महीना पर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या इसी को कहते हैं हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये कौन सा है जो अधिगम के साथ चलते रहता है, तो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन एफ ए साल भर में कितनी बार होता है, रीड 2016 में आया हुआ। ठीक है, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन एफ ए जो है 4 पार्ट में होता है, FA1, FA2, FA3 और FA4 होता है ना 4 पार्ट में। तो ये 4 पार्ट में 2 हाफ ईयरली के लिए है और 2 एनुअली के लिए होता है, तो ये 4 बार होता है। क्लियर, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीसीई शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है, रीट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीसीई जो है शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है, स्वमूल्यांकन, रचनात्मक, आलोचनात्मक, सभी। तो सीसीई जो है शिक्षार्थियों में सेल्फ असेसमेंट भी सिखाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी देता है, आलोचनात्मक सोच भी सिखाता है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
CCE में पहला सी का क्या अर्थ है बताइएगा। CCE में जो पहला सी है उसका क्या अर्थ है? पंजाब टेट 2016 में पूछा है। महीने में एक बार परीक्षा लेना, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना, वर्ष के अंत में केवल अर्धवार्षिक। महीने में एक बार परीक्षा लेना ये बिल्कुल नहीं है पहला सी का अर्थ। पहला सी का अर्थ है कि कंटिन्यूअस यानी नियमित, चाहे आप महीना में एक बार लीजिए चाहे 2 महीना पर एक बार लीजिए, लेकिन 2 महीना पर जब आप नियम बना दिए तो हर 2 महीना पर होना चाहिए। मतलब नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना ही फर्स्ट सी का अर्थ है। कंटिन्यूअस एवल्यूएशन, नियमित सतत मूल्यांकन होता है, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन होता है। किसमें? फर्स्ट सी में। ठीक है, चलिए। आग की घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही MBVI प्रश्न है, बार बार आया हुआ है, इसलिए सारे प्रश्न इसमें JCERT किताब से निकल रहे हैं और सब ठोस ठोस प्रश्न आपके हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें जो है प्रश्न आपको नहीं है, बहुत कम प्रश्न है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में टैली करता है JCERT वाला। ठीक है, JCERT से यहाँ पर तैयारी करने के लिए जुड़िएगा, सभी को जुड़ जाइएगा, और बाकी नहीं तो अलग अलग नोट्स लेकर परीक्षा में देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको केवल हम करवा रहे हैं। बुध की एक गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं। ठीक है, तो बुध के गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बुध का जो भी घटना है, घर त्याग की घटना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये सारी घटना को याद कर लेना है। और इसका नोट्स भी देखिए आपको बना हुआ है, ये तो आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बीच बीच से सभी चैप्टर से लिए गए हैं, तो उस नोट्स को भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बौद्ध गया में, वाराणसी, राजगीर या कोई नहीं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को किस में? तो गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो वो जगह का नाम है बोध गया, उस जगह का नाम है बोध गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो जाएगी बताइए? बोध गया में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? बोध गया। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उरेवेला, निरंजना, सोन या कोई नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना या फल्गु नदी जो हम लोग कहते हैं, उस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। यह निरंजना नदी है, तो निरंजना नदी को टिक करना है आपको। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बरगद, सखुआ, पीपल या कोई नहीं। ठीक है, तो बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और किसका है? पीपल के पेड़ का है, इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बौद्ध या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम, इसलिए उनको बोला भी जाता है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर यानी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, सुमित्रा, यशोदा या यशस्वी। ठीक है, तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? त्रिशला, यशोदा, सुमित्रा, प्रियदर्शना। ठीक है, तो महावीर की पुत्री जो हुई उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शना। क्या था? अनोजा प्रियदर्शना। ठीक ना, तो यहाँ पर प्रियदर्शना ऑप्शन दिया है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, प्रियदर्शना हो जाएगा। ठीक है, महावीर को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए, दोनों को याद रखिएगा, जो बुद्ध का हुआ वो बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और जो महावीर हुए वो यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, महावीर को साल, दोनों का कन्फ्यूजन याद रखिएगा, बोधि वृक्ष, पीपल, बोध गया। ठीक है, ये आपका वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे, और महावीर यानी वर्धमान महावीर को किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही MBVI है। ठीक ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलज। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र या पुरानी नदी है वो आपका सिंधु नदी है, और ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है, और जमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, जमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जौ, गेहूँ, धान, दाल, धान, कोई नहीं। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन जौ और
गेहूं था। क्या था आपका मुख्य भोजन? जौ और गेहूं था ऋग्वेदिक काल का मुख्य भोजन। में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है आपको बताना है। सूर्य का प्रकाश, नदी एवं झरना का जल, लोहा एवं इस्पात या कोई नहीं। ठीक है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है सूर्य का प्रकाश, नदी एवं झरना का जल, लोहा एवं इस्पात या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो चीज़ होती है, सूर्य का प्रकाश, नदी एवं झरना का जल, इसको लीजिएगा, लेकिन लोहा एवं इस्पात जो है ये प्राकृतिक संसाधन में नहीं जाएगा। ठीक है, अगला है भूमि किस प्रकार का संसाधन है? भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन या कोई नहीं। ठीक है, ये हरियाणा टेट 2019 का प्रश्न है। भूमि जो है प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन जाएगा। मानव द्वारा निर्मित भूमि नहीं है, इसलिए ये गलत है। मानव एक खुद संसाधन, इसलिए गलत है। तो भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? जेटेट और एमपीटेट दोनों में पूछा गया है। 20%, 30%, 40% या 25%। ठीक है, तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग जो है आपका भूमि है। जनसंख्या सघन पाई जाती है, मतलब जनसंख्या जो है घना किस क्षेत्रों में पाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मरुस्थल में, उर्वर मैदान और नदी घाटियों में। ठीक है, जनसंख्या कहाँ पर अधिक पाया जाएगा बताना है। कहाँ पर जनसंख्या अधिक बसेगी? पर्वतीय क्षेत्र में, बिल्कुल गलत है। पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही कम होती है। पठारी क्षेत्र में यहाँ भी रहने के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ भी जनसंख्या कम पाया जाएगा। मरुस्थल में तो प्राणी रहते ही नहीं है, बहुत ही जनसंख्या यहाँ पर कम पाई जाएगी। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन है उर्वर मैदान और नदी घाटियों। तो भारत की या किसी भी देश की जनसंख्या जो है, जो उर्वर उपजाऊ मैदान होते हैं, जहाँ नदी घाटियाँ पानी की सुविधा होती है, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या सघन पाया जाता है, वहाँ पर जनसंख्या घना पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा, उर्वर मैदान और नदी घाटियों में। जनसंख्या विरल या निर्जन पाई जाती है? जनसंख्या विरल या निर्जन पाई जाती है कहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में, सघन वन क्षेत्र में या सभी। ठीक है, जनसंख्या कहाँ पर विरल या निर्जन पाया जाता है, मतलब जनसंख्या कहाँ पर कम होता है। जनसंख्या कहाँ पर कम होगा आपको बताना है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में, सघन वन क्षेत्र में या सभी। तो जनसंख्या कहाँ कम पाया जाएगा बताइएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कम पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। रेगिस्तान में भी जनसंख्या कम पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। सघन वन जहाँ पाया जाते हैं वहाँ तो जंगली जानवर ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वहाँ भी जनसंख्या कम होगी, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, सभी होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि जनसंख्या कहाँ पर विरल या निर्जन पाई जाती है। ठीक है, भूमि उपयोग किससे कहते हैं? भूमि उपयोग का मतलब क्या होता है आपको बताना है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि, खनन कार्य के लिए उपयुक्त भूमि, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि या सभी। ठीक है, भूमि उपयोग का मतलब होता है कि किसी भी कार्य के लिए यदि भूमि का आप उपयोग कर रहे हैं तो वह सभी भूमि उपयोग के अंतर्गत आएगा। तो कृषि कार्य के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं, खनन कार्य के लिए भी भूमि का उपयोग होता है, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग होता है। तो राइट आंसर डी इसका सभी होगा। ठीक है, सभी होगा। वैसी भूमि जिसका स्वामित्व व्यक्ति के हाथ में होता है, वैसी भूमि जिसका जो स्वामित्व, जिसका मालिक कोई व्यक्ति होता है, उसको कौन सी भूमि कहते हैं? निजी भूमि, सामुदायिक भूमि, साझा भूमि या सभी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग निजी भूमि, या उसी को हम लोग बोलते हैं रैयती भूमि। ठीक है, जो समुदाय के लिए भूमि उपयोग किया जाता है सामुदायिक भूमि, और राज्य सरकार दोनों का साझा जो उपयोग के लिए होता है वो साझा भूमि होता है। ठीक है, तो वैसी भूमि जिसका स्वामित्व व्यक्ति के हाथ में होता है, मालिक व्यक्ति होता है कोई, वो निजी भूमि के अंतर्गत
आता है। वैसी भूमि जिसका उपयोग समुदाय के द्वारा होता है कहलाता है। गांव में, घरों में जो होता है कि यहाँ पर जीएम लैंड जिसको हम लोग कहते हैं, उसका उपयोग यहाँ पर जो है समुदाय, गांव के समुदाय लोग उसका डिसीजन करके उसका उपयोग करते हैं। तो जिसका उपयोग समुदाय के द्वारा होता है वो क्या कहलाता है? निजी भूमि, सामुदायिक भूमि, साझा भूमि या कोई नहीं। ठीक है, तो वैसे भूमि जिसका उपयोग समुदाय के द्वारा होता है उसको हम लोग देखिए कहते हैं सामुदायिक भूमि। क्या कहते हैं उसको? सामुदायिक भूमि कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग एक समुदाय के लोग, बहुत से लोग मिल करके कर रहे हैं, तो सामुदायिक भूमि के अंतर्गत चला जाएगा। अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? भूमि, मृदा, चट्टान या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी का पृष्ठ मतलब सबसे ऊपरी भाग, उस पे दानेदार जो कण होते हैं, दानेदार आवरण या पतली परत, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं भूमि। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं भूमि, या उसी का नाम यहाँ पर लेना होगा आपको मृदा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भूमि पूरे पार्ट का नाम हो गया, भूमि पूरे पार्ट हो गया, लेकिन सबसे ऊपरी भाग अगर आप कहिएगा तो इसको मृदा कहना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए इसको मृदा आंसर लीजिएगा। राइट आंसर इसका मृदा हो जाएगा। ठीक है, मृदा का निम्नीकरण या विनाश का मुख्य कारण क्या है? मृदा कम हो रही है, मृदा का विनाश होता है, इसका मुख्य कारण कौन सा होता है? वनोन्मूलन, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ और सभी। ठीक है, तो देखिए वनोन्मूलन, वन रहने के कारण क्या होते हैं? वन तो ये मिट्टी को जकड़े रहते हैं, मिट्टी कटता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वनोन्मूलन मतलब वन को काटा जाएगा तो वहाँ से मृदा का क्या होगा? विनाश होगा। ठीक है, वर्षा दोहन, अगर अधिक मात्रा में वर्षा हो तो भी मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह बह के चले जाती है, जिससे मृदा का निम्नीकरण होता है। भूस्खलन और बाढ़, अधिकतर जमीन खिसकने से भी मृदा का निम्नीकरण होता है, विनाश होता है। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चौड़े, समतल, सोपान और तीव्र ढाल वाले स्थानों पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? देखिए जुताई करने का तरीका अलग अलग होता है सभी स्थानों पर। तो चौड़े, समतल और सोपान और तीव्र ढाल वाले स्थानों पर वेदिका फॉर्म में जुताई होती है, समुच्च रेखीय जुताई होती है, रक्षक मेखलाएं होती है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए चौड़ा समतल जगह है, चौड़ा समतल जगह है और ये ढाल भी है, ढाल भी है। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर जो जुताई की जाती है वेदिका फॉर्म बना करके होता है। कैसा होता है? वेदिका फॉर्म बना करके उसका जुताई किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी ढाल वाली भूमि पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? पहाड़ी ढाल वाली भूमि पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? समोच्च रेखीय, वेदिका फॉर्म, रक्षक मेखलाएं या सभी। ठीक है, तो देखिए समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है? तो ये पहाड़ी ढाल वाली एकदम भूमि है, तो इस पर हम लोग क्या कहते हैं? समोच्च रेखीय, एक रेखा के अनुसार यहाँ पर एक बनाए, फिर इसके बाद एक गड्ढा यहाँ पे बनाए, फिर इसी तरह से सीढ़ी नुमा इसको बना करके पानी को गिराया जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। याद रखिएगा, ढाल कौन वाला? पहाड़ी वाला ढाल, ढाल पहाड़ी वाला रहेगा तो समोच्च रेखीय, लेकिन एकदम प्लेन जमीन हो, समतल जमीन और ढाल हो तो वो क्या होगा? वेदिका फॉर्म जुताई होगा, वेदिका फॉर्म जुताई होगा। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल, दावा नल, मृदा अपरदन या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक वन में लगता है आग और एक पेट में लगता है आग, लगता है ना। तो पेट में जब आग लगता है तो भूख लग जाता है, और जब वन में आग लगता है तो वहाँ वन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वन में लगने वाले आग और पेट में, ये दो को याद रखिएगा, ये हिंदी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक ना, तो देखिए वन में क्या होता है बताइए? वन में क्या मिलता है बताइए हमें? वन में क्या मिलता है? तो वन में दावा मिलता है, औषधि मिलता है ना। वन में दावा मिलता है, इसलिए वन में जो आग लगेगा तो उसका नाम दावा नल रखिएगा, दावा नल। ठीक है, याद रखिएगा, दावा नल। वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावा नल। क्यों कहेंगे? कि वन में हमें दवा मिलता है, याद रखिएगा, दवा मिलता है, इसलिए वन में जो लगने वाला आग होगा उसको दावा नल कहेंगे। राइट आंसर बी होगा। अब पेट में क्या होता है? बड़ी आंत पाया जाता है, बड़ी आंत पाया जाता है, इसलिए बड़वा नल कहेंगे, बड़वा नल कहेंगे। ठीक है, दोनों का पता चल गया होगा आपको।